दोस्तों गुड मॉर्निंग। हमारे इस मॉडल पेपर जो पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों पर आधारित ये श्रृंखला है, ये निरंतर चलाने के प्रयास में आज हमारा ये दूसरा वीडियो। एक छोटे सी लाइन के साथ शुरुआत करूंगा कि लक्ष्य प्राप्ति तक या लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में जब आप आधी दूर तक पहुंच जाएं तो फिर कभी वापस नहीं लौटें, क्योंकि यदि आप उसको आधे रास्ते को पार करने के बाद वापस लौटेंगे तो आपको आधा रास्ता वापस पार करना होगा, यानी उतनी ऊर्जा फिर खर्च होगी। तो बेहतर ये होगा कि उस लक्ष्य को वापस लौटने के बजाय उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाएं, वो लक्ष्य आपको मिल जाएगा। ये बात मैंने इसलिए कही कि बहुत से बच्चे होते हैं कि सर मैंने 5 साल तैयारी की, 10 साल तैयारी की, अवसर नहीं होता है। तो आपने इतना जब समय दिया है तो बेहतर होगा कि एक बार दिल से और प्रयास करें, आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन कभी लौटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि लौटने में भी आपको उतनी ही ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी जहाँ तक आपको वहाँ पहुँचने तक करनी पड़ी थी। तो इसी संदेश के साथ शुरुआत करते हैं हमारे इन क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला को। और ये क्वेश्चन पेपर जैसा मैंने बताया था कि वो क्वेश्चन पेपर हैं जो पूर्व एग्जाम से आए हैं, जिनको मैंने एक एक पर्सन में 5-5 चीज़ों को शामिल किया है, और इनसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी होंगे। और बाकी भी बहुत सारे पेपर्स हैं वो हल करवाऊंगा मैं, ध्यान दीजिए। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे आइए। देखिए, डिजिटल बोर्ड पे आए या कहीं भी आए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें सीखना है, ललक रखें। मुझे आज भी लगता है कि ऑफलाइन क्लासें, वो बोर्ड, उन पे एक सामान्य तरीके से लिखना, उनमें जितना आनंद है शायद वो डिजिटल बोर्ड की दुनिया में भी आनंद नहीं है। आज पता नहीं कितने क्लासें यूट्यूब पे डिजिटल बोर्ड की पढ़ी हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो कितनी ईमानदारी के साथ और कितनी तन्मयता के साथ पढ़ा रहा है। सुविधाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पढ़ने वाले की लगन कैसी है और पढ़ाने वाले का उसके प्रति दृष्टिकोण, सकारात्मकता कितनी है। ये दोनों महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब कि उसके पास संसाधन कैसे हैं, उसके पास डिजिटल चीज़ें हैं कि नहीं है, उसकी कितनी आवाज़ क्लियर आ रही है, कितनी आ रही है। जो बच्चे इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं मैं उनको कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत इन चीज़ों को देखा है और संघर्ष से निकले हैं, और आज भी लगता है कि वहीं अभी भी हैं। तो आपको भी मैं राय दूंगा, इन चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय ये कोशिश करें कि मुझे मिल क्या रहा है और कैसा मिल रहा है, वो महत्वपूर्ण है। मैं बहुत अच्छा अपने आप को यहाँ सुंदर बना के अपने आप को वेरी बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश हूँ, वो महत्वपूर्ण नहीं है। यदि उन चीज़ों से यदि आप आकर्षित होते हैं तो आप गलत दिशा में हैं। मैं कितनी अनावश्यक ऐसी बातें बोलता हूँ क्लास में जिनका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए ऐसे ही बकवास एग्जाम्पल देता हूँ। तो वो चीज़ें याद रखना, वो सही नहीं है। एक विद्यार्थी के लिए गंभीर होना जरूरी है, और एक अध्यापक के लिए भी बहुत गंभीरता के साथ अध्यापन बहुत जरूरी है, याद रखना। आप मेरे से ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपना। वैसे 10 प्रश्न करवा दिए थे, मैं 12 नंबर का प्रश्न करवा रहा हूँ, क्योंकि जो 11 नंबर का प्रश्न है वो आगे रिपीट हुआ है 2 नंबर, मतलब वैसा का वैसा प्रश्न, इसलिए मैं 11 का नहीं करवा रहा, वो 13 नंबर पे वैसे ही आ रहा है। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए। इसमें प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुमेलित करना है आपको कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, मतलब सही कौन सा है, मतलब ए में सही है क्या, बी सही है, सी सही है, कौन सा सही है। तो 1 2 3 4 में से आप देखिए, आपको समझिए, इनको बहुत आराम से समझिएगा। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है। तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा है वो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आ गया होगा, डेनियल गोलमैन। 1995 में इन्होंने अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, इस किताब में 1995 में इसका प्रतिपादन किया था। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग जॉन मेयर पीटर सेलवी ने 1990 में किया था। बाकी बहुत सारे लोग, बारोन, कित बिश्ले, वेन पेन, बहुत सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन स्पेशली इन 2 नामों को याद रखिएगा। सीसी का संबंध किससे, सीसी का संबंध आरटी की धारा 29 से संबंधित है, याद रखना। आरटी की धारा जो 29 है उसमें पाठ्यक्रम की चर्चा है, और उसमें शिष्य की भी चर्चा की गई कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। अधिगम सहायतापन की अवधारणा किसकी थी, मार्टिन सेलिगमैन की। इन्होंने बताया था और कुत्तों पे इन्होंने प्रयोग किया था, और कहा था कि व्यक्ति जब बार बार असफल होता है तो अपने आप को असमर्थ महसूस करने लग जाता है। आप में से बहुत से बच्चे होते हैं कि सर अब नहीं होता है, मन ही खराब हो जाता है, मन नहीं करता है पढ़ने का, वो अधिगम असहायतापन की स्थिति है। आप असफल जब होते हैं तो आप में आता है और ये अवसाद की ओर आपको लेके जाता है।
बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने दिया? तो बुद्धिलब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया था, देखना 1916 में। और वैसे इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम स्टर ने 1912 में किया था। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें चौथा जो उत्तर वो सही हो जाएगा, मिलान एकदम से सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक चीज़ को समझना है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आगे बढ़िए। एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है। देखिए एनसीएफ 2005 की जब भी अपन बात करते हैं, एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखना। और एक प्रश्न यहाँ से आता है, 150 पेज पढ़ लो, 250 पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, इतनी विषय वस्तु है। मैं बार बार इन चीज़ों को कहता हूँ कि आपको ये समझना है कि प्रश्न कहाँ से पुट अप हो रहा है, किन चीज़ों को लेना है मुझे, वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब जैसे मैंने एनसीएफ 2005 की जो विशेषता नहीं है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, विशेषता नहीं, ये जो चारों विशेषताएं हैं, चारों पूर्व एग्जाम के पेपर से मैंने उठाई हैं। और ये चारों ही प्रश्न अलग अलग, मतलब ये 4 बिंदु जो हों, चारों 4 प्रश्न के रूप में आ चुके हैं, लेकिन मैंने एक ही प्रश्न के रूप में 4 विशेषताओं को शामिल कर दिया। मतलब आपको ये 10 मॉडल पेपर प्लस एक 5 विशेष मॉडल पेपर बनाऊंगा मैं, इनके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न है, लेकिन मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया। समझिए अब इसको। पहला ऑप्शन है ज्ञान को सूचना मानना, करके व खोज करके सीखना, शांति व कला शिक्षा में बल, बालक की असफलता, व्यवस्था की असफलता। अब देखिए एनसीएफ 2005 यदि पढ़ा है तो उनमें एक लाइन मिली है, अधिगम ज्ञान और सीखने वाला जो सेकंड चैप्टर था एनसीएफ 2005 का, उसमें लिखा हुआ है कि ज्ञान को सूचना नहीं मानना है। सूचना एक अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। आज का बच्चा सूचनाएं ग्रहण कर रहा है। और एनसीएफ प्रोफेसर यशपाल कमेटी, जिसमें 38 विद्वान थे, 38 विद्वान थे, याद रखना, 23 पहले वाले एडिशन में मिस प्रिंट हुआ था। तो 38 विद्वान थे, उन्होंने इस बात को माना है कि ज्ञान को अलग मानिए और बच्चे को हमें ज्ञान ही देना है, सूचनाएं नहीं देनी है। जो आज एजुकेशन सिस्टम केवल सूचनाएं प्रदान कर रहा है, आप जो रटाफिकेशन कर रहे हो, सूचनाएं प्राप्त कर रहे हो, तो करें ज्ञान को सूचना से अलग माना जाए। तो ये यहाँ ऑप्शन बिंदु जो हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया, विशेषता नहीं है। करके वो खोज करके सीखना, अभी 2018 में भी आया था प्रश्न। हर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे, अन्वेषण करे, खुद खोज करके सीखे, क्योंकि निर्मितवाद पे बल देता है। तीसरा शांति व कला शिक्षा, शांति का मतलब था दुर्बल वर्ग, अवंचित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं के प्रति आदर के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। और इस बात की भी पैरवी करता है कि बच्चों को क्लास में आप ये नहीं कहें कि चुपचाप बैठ जाएं, बोलने का मौका दें। कला शिक्षा, संगीत, नृत्य, ये जितने भी कलाएं, हस्तकलाएं, उनको ऊपर बल दिया है इसने। बालक की असफलता, व्यवस्था की असफलता। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चा असफल होता है तो क्या वो बच्चे की असफलता है, वो टीचर की असफलता है, पाठ्यक्रम की असफलता नहीं, वो पूरी शिक्षा व्यवस्था की असफलता है। ये चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और मैंने 4 जगह बना दी। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, एनसीएफ 2005 की विशेषता नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा ज्ञान को सूचना मानना। ये गलत है, क्योंकि ज्ञान को सूचना नहीं मानता, ज्ञान को सूचना से पृथक करता है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आ रहा है, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं हैं। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों की जब भी बात करते हैं, देखो शिक्षण नीतियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है लोकतांत्रिक और एक होती है प्रभुत्ववादी। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जिनमें बच्चा प्रधान है, टीचर गौण है, और प्रभुत्ववादी का मतलब है जिसमें कौन प्रधान है, आपका गुरुजी प्रधान है और टाबर जो है वो गौण है। तो प्रभुत्ववादी में 5 विधियां आती हैं, व्याख्यान आती है, पाठ्य पुस्तक आती है, ठीक है, अनुवर्ग आती है, प्रदर्शन वर्ग आती है, प्रदर्शन आती है, और अभिक्रमित अनुदेशन को माना गया है। तो यहाँ व्याख्यान है, पाठ्य पुस्तक है, अनुवर्ग ट्यूटोरियल बोलते हैं इसको, बच्चों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके शिक्षक के निर्देशन में बच्चे समस्या का समाधान करते हैं, अनुवर्ग ट्यूटोरियल होती है। और दत्तकारी जो होता है उसको बोलते हैं अपन असाइनमेंट, और असाइनमेंट जो है उसको माना गया है लोकतांत्रिक विधियों में। इसलिए यहाँ प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि कौन सी नहीं है, दत्तकार्य विधि जो है वो प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 13 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दत्तकार्य। बाकी तीनों प्रभुत्ववादी हैं, 5 प्रभुत्ववादी होती हैं, बाकी जितने भी बच गए वो सब लोकतांत्रिक हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, असुमेलित कौन सा है, मतलब आपको इनमें से गलत छांटना है, असुमेलित को पकड़ना आपको। तो असुमेलित कौन सा है ये समझना आपको। रुचि व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक, ये रिट में आया हुआ प्रश्न। देखो रुचि जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है, लेकिन मेस्लो ने, अब्राहिम मेस्लो ने कहा था कि रुचि, आदत, मदवेशन और आकांक्षा स्तर व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक हैं। तो रुचि को व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक किसने कहा था, मेस्लो ने। ये प्रश्न रिट में आया हुआ सही है। प्रेम क्या है, स्वाभाविक प्रेरक है, यस या नो। तो प्रेम स्वाभाविक प्रेरक होता है। थॉमसन ने बताए थे 2 प्रकार के प्रेरक, स्वाभाविक और कृत्रिम, ठीक है। तो उसने प्रेम को क्या माना था, स्वाभाविक माना था। प्रेम है, सुझाव है, अनुकरण है, सहानुभूति है, ठीक है।
जिज्ञासा क्या कृत्रिम प्रेरक होता है? नहीं, जिज्ञासा को मेस्लो ने इसमें गेरिट ने सामाजिक प्रेरक कहा था। गेरिट ने क्या कहा था? सामाजिक प्रेरक माना था जिज्ञासा को, तो कृत्रिम प्रेरक, ये उत्तर गलत है। उपलब्धि प्रेरक जो होता है वो अर्जित प्रेरक होता है, और उपलब्धि प्रेरक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेरक होता है। सेकंड ग्रेड एग्जाम के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन मैककिनलैंड और एटकिंसन ने 1961 में किया था। उपलब्धि का मतलब ये होता है कि चुनौतीपूर्ण व कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने की इच्छा, लगन की मैं तो करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ उत्तर गलत क्या हो गया? जिज्ञासा एक सामाजिक प्रेरक होता है। नेक्स्ट, संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है? यहाँ किताबों के नाम मैंने दे रखे हैं, ठीक है। किसके नाम दे रखे हैं? किताबों के नाम दे रखे हैं। अब देखिए, किताबों पे एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, तो अब सब किताबें याद करो कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको लास्ट में 20 से 25 किताबें बता दूंगा कि साहब ये किताबें देख लो। पूर्व एग्जाम से में आई हुई किताबें जरूर देखनी, बाकी सब मत देखना, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सब ये सब किताबें एग्जाम में आई हुई हैं, उन्हीं के नाम डाले हैं मैंने, ये सब आई हुई हैं, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा ये किताबें देखनी है। पहली किताब है माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेरर। देखो, प्रेरर ने बाल विकास में मानसिक विकास का अध्ययन किया था, स्पेशली अपने बच्चे का अध्ययन किया था। माइंड ऑफ चाइल्ड इसकी किताब का नाम है। तो प्रेरर, इनका संबंध किससे? बाल विकास से। तो ये आई हुई है थर्ड ग्रेड में। कॉन्गेटिव व्यू, डेविड आशुबेल, इन्होंने अपने अर्थपूर्ण अधिगम वगैरह इनकी चर्चा की थी। आधुनिक संज्ञानवादी, ये पर्सन स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है। कल्चर एंड पैटर्न, ये किताब किसकी है? प्लांट की किताब है, जिसमें पर्सनैलिटी में इन्होंने चर्चा की, निर्धनता की इन्होंने चर्चा की, बालक के व्यवहार की इन्होंने चर्चा की है। ये पर्सन भी स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है। कंडीशन ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग थोंडाई की किताब है क्या? नहीं, कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब थी गेने की। किसकी किताब थी? गेने, रॉबर्ट गेने की किताब थी। और इन्होंने इस किताब में अधिगम के 8 सोपान बताए थे, याद रखना। तो ये थोंडाई की यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो चौथा ऑप्शन यहाँ क्या है? संबंधित नहीं है, बाकी तीनों ऊपर वाले संबंधित हैं। तो ये चारों किताबें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सत्य कौन सा है? सत्य कौन सा इनमें से? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबके सब आए हुए हैं। सवेंग सर्वाधिक अस्थिर कहाँ पे रहते हैं? किशोर अवस्था। ये शानो निश्चित रूप से किशोर अवस्था में होते हैं सवेंग सर्वाधिक अस्थिर, ठीक है। इसलिए किशोर अवस्था को तूफान तनाव की अवस्था कहा गया था, आंधी तूफान की अवस्था कहा गया था। कि सवेंग एकदम से अनियंत्रित जो होते हैं वो किशोर अवस्था में होते हैं, नियंत्रित बाल्यावस्था में होते हैं, और अस्पष्ट जो होते हैं और मतलब तुरंत बदलने वाले होते हैं वो होते हैं शेष अवस्था में, ठीक है। हिंसात्मक भी शेष अवस्था में होते हैं, लेकिन अस्थिर सबसे अधिक होते हैं। बच्चा सबसे अधिक भावुक होता है वो किशोर अवस्था में। तो ये बिंदु सही है। नैतिक सापेक्षता की अवस्था किशोर अवस्था। नैतिक सापेक्षता अवस्था क्या है? किशोर अवस्था। नैतिक सापेक्षता देखते बच्चे जानते ही नहीं। देखो, नैतिक सापेक्षता का उदय होता है बाल्यावस्था में। नैतिक सापेक्षता का मतलब होता है कि बच्चा ये चीज़ समझने लग जाता है कि चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब गलत है, ठीक है। तो नैतिक सापेक्षता जो है वो किसकी विशेषता है? किशोर अवस्था। यानी अवस्था किसको कहते हैं? किशोर अवस्था को कहते हैं, जबकि उदय बाल्यावस्था में हो जाता है। तो चोरी करना, झूठ बोलना, इनकी आलोचना करना शुरू कर देगा। सुझाव ग्रहणशीलता व विद्यालय की आयु। सुझाव ग्रहणशील की प्रवृत्ति बच्चे में 6 वर्ष में प्रारंभ होती है। विद्यालय की आयु माना जाता है 6 से 10 वर्ष को। और ये पर्सन सीटेट में आया था, और ब्लेयर और जॉनसन ने बाल्यावस्था को विद्यालय और शैक्षिक आयु कहा था, और 6 से 10 वर्ष को कहा था। तो ये भी बाल्यावस्था भी सही है। सुझाव ग्रहणशीलता, विद्यालय दोनों सही है। प्रजनन व गतिहीनता की अवस्था शेष अवस्था, ये एकदम गलत है। ये कहाँ से उठाया प्रश्न? ये प्रश्न उठाया इरिक इरिक्सन ने, जो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया। अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में इसने 8 अवस्थाएं बताई, और इसमें जो 7वीं अवस्था थी वो है प्रजनन बनाम गतिहीनता। इसको सृजनात्मकता बनाम गतिहीनता कह दो, उत्पादकता बनाम गतिहीनता कह दो। ये कार्यकाल होता है इसका 35 से 65 वर्ष, ठीक है। तो 35 से 65 वर्ष कौन सी अवस्था हो गई? मध्यकाल हो गया। तो किस उत्तर क्या दे रखा है? शेष अवस्था। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और इस अवस्था में बच्चे में मनोसामाजिक जो गुण पैदा होता है वो होता है देखभाल, केयर नामक मनोसामाजिक गुण। जहां व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहता है, यदि वो नहीं कर पाता है तो वो एकदम निष्क्रिय बन जाता है। तो इसका उत्तर मध्यकाल होगा। तो ये ऊपर वाले तीनों सही हैं, लेकिन चौथा बिंदु गलत हो गया, इसलिए उसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ठीक है। चारों प्रश्न आया हुआ है। आगे देखिए साहब, आप आरटी 2005 के संबंध में विशेषता नहीं है। आरटी 2000 मतलब आरटी 2005 नहीं, यहाँ आपको क्या समझना है? ये कुछ अभी जो उसमें कर दिए थे, इसमें 2009 लिखना ना, 2009 है, इसको 2009 समझ लेना आप, ठीक है। 38 धाराएं 7 अध्याय। अब इसमें एक ये भी चेंज करना है, मैंने किताब में तो करवा दिया था, इसमें नहीं हुआ था। 60-40, ठीक है ना, 60-40 समझिएगा। आरटी 2009 के संबंध में विशेषता नहीं है।
38 धाराएं व 7 अध्याय, निश्चित रूप से 38 धाराएं व 7 अध्याय हैं आरटी 2009 में, याद रखना है। और इसमें सबसे बड़ा अध्याय और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय रेट के अकॉर्डिंग चौथा अध्याय है। चौथा समझ लिया और पढ़ लिया ना तो आपका रेट में 1% 100% हो जाएगा, चाहे बाकी को मत पढ़ के जाना। शिक्षक को जनगणना और आपदा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, सही है क्या? गलत है। शिक्षक को चुनाव, जनगणना और आपदा तीनों कार्यों में लगाया जा सकता है, केवल टीचर को इन तीन के अलावा कहीं नहीं लगाया जा सकता। जनगण पहले प्लस पोलियो वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ लगा देते थे, भैंस गिननी, पाडा गिनना है, भी गुरुजी ने लगा देता। आजकल मना कर दिया कि गुरुजी केवल जनगणना कर सकते हैं, आपदा कार्य और चुनाव संबंधी कार्य इन तीन के अलावा नहीं लगाएंगे, याद रखना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये धारा 27 में उल्लेख है। धारा 24 में शिक्षक के दायित्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? नियमित रूप से विद्यालय आएंगे, पाठ्यक्रम तय समय पे करवाएंगे, बच्चों के साथ मीटिंग करेंगे, माता पिता के साथ मीटिंग करेंगे, बच्चों के अधिगम रिकॉर्ड को रखेंगे, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, प्रति सप्ताह 45 कालांश लेंगे। ये सब शिक्षक के दायित्व धारा 24 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वित्तीय अनुपात जो है वो 60:40 है। सो बीच में 68-32 एक कमेटी की सिफारिश पे हुआ था, लेकिन वर्तमान में 60:40 है। तो इसमें विशेषता कौन सी नहीं है? तो उत्तर क्या होगा? शिक्षक को जनगणना और आपदा कार्यों में लगाया जा सकता है, जबकि इसमें लिखा हुआ नहीं लगाया जा सकता धारा 27 में। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे एक प्रश्न आता है, याद रखना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे एक प्रश्न आता है कि शिक्षण क्या है, और बहुत अच्छे से इसको समझना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे जो प्रश्न आता है कि अच्छा शिक्षण किसको बोलेंगे, ये प्रश्न बहुत बार मेरे से बच्चे पूछते हैं, गुरुजी शिक्षण बाल केंद्रित हुआ कि शिक्षक केंद्रित हुआ है? हमेशा याद रखना, वर्तमान शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है कि बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित सही है, याद रखना, ठीक है। बाल केंद्रित क्या है? एकदम सही है, अंतः क्रिया युक्त, इंटरेक्शन युक्त होता है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित नहीं है, 1 व 2 दोनों। तो उत्तर सही क्या हो गया? बाल केंद्रित और अंतः क्रिया युक्त दोनों होता है। अगला प्रश्न है सतत और रचनात्मक मूल्यांकन, इंपॉर्टेंट है, सीसी पे बहुत प्रश्न पूछता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? अब देखिए, सीसी जो है वो आरटी की धारा 29 में इसका उल्लेख मिलता है। इसका उद्देश्य था बच्चों में परीक्षा के प्रति भय को समाप्त करना और बच्चा के सर्वांगीण विकास करना और बच्चे के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। सीसी महत्वपूर्ण विशेषता है। और मैं तो सीसी का प्रभारी रहा हूँ अपने स्कूल में। जब मैं कॉलेज एजुकेशन में आने से पहले स्कूल एजुकेशन में था, तो जब टीचर आप बनोगे तो आप जब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाओगे तो आपके ऊपर एक हेड टीचर होता है, वो व्याख्याता को बनाया जाता है। तो मैं अपनी स्कूल में हेड टीचर रहा था और मैंने सीसी का बहुत ऑब्जर्वेशन किया है। मतलब ये आरटी, सीसी, इन सबको मैंने प्रैक्टिकली जिया है, क्रियात्मक अनुसंधान इनको प्रैक्टिकली किया हम लोगों ने। मतलब इतनी बार इस पर योजनाएं बनाई है, पूछो मत, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें होती है ना, वो गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं ना, वो ज़्यादा बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों में कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है ना। उनको पता रहता है क्योंकि वो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए होते हैं। तो सीसी में क्या होता है देखिए, पहला ऑप्शन रचनात्मक आकलन सही है क्या? तो रचनात्मक आकलन होता है। रचनात्मक का मतलब क्या होता है? इसको आप फॉर्मेटिव भी बोल सकते हैं, इसको निर्माणात्मक आकलन भी कर सकते हैं। कि सीसी के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन जो हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, प्रतिदिन जो होता है वो रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है। एबीसी ग्रेड का प्रयोग, राजस्थान में एबीसी ग्रेड का प्रयोग होता है, सीबीएसई का अलग लेवल है। एक मतलब बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, बी मतलब जो इसको सहायता की आवश्यकता है दूसरे के सहयोग से, और सी जिसको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आर्ट किट का प्रयोग, ये अंटार्कटिका नहीं है, आर्ट किट। आर्ट किट का मतलब होता है बच्चे में रचनात्मक गतिविधि का विकास करने के लिए आप जब टीचर बनोगे तो आपको सरकार की तरफ से आर्ट किट दिए जाएंगे, जिसमें कागज़, पेंसिल, स्केच पेन वगैरह होते हैं, जिनमें बच्चों से अपनी गतिविधियां करवाते हैं। और ये सभी तो उपयुक्त सभी सबका प्रयोग होता है, याद रखना। तो चौथा ऑप्शन हो गया सभी का प्रयोग, ठीक है, ये देख लेना। 19% हो गए। आगे देखिए आप, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं 20 नंबर का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये पर्सनैलिटी जो टॉपिक हमारा, व्यक्तित्व जो टॉपिक है, उसमें 2-3 पार्ट ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जैसे सिगमंड फ्राइड, नव मनोविश्लेषणवाद, व्यक्तित्व के प्रकार और प्रक्षेपी विधियाँ, प्रोजेक्शन मेथड। तो इन पे प्रक्षेपी विधियों पे एक प्रश्न जरूर आता है दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से समझ के जाना है। तो प्रक्षेपी विधियों का अगला प्रश्न देखिए, प्रक्षेपी विधियां जिनका प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने 1849 में किया था, और स्पेशली अचेतन मन में जो हमारी दमित इच्छाएं हैं उनका अपन पता लगाते हैं इन प्रक्षेपी विधियों के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, प्रक्षेपी विधियों का प्रश्न है, प्रक्षेपी विधि कौन सी है? अब इसमें ऑप्शन दे रखा है कथानक बोध परीक्षण। कथानक बोध परीक्षण मतलब ये नाम सब दे रहा हूं मैं, ये सब नाम एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे नाम चेंज कहाँ कर सकता है।
टीएटी जो परीक्षण है, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको आप कथानक बोध परीक्षण जो है इसको बोला जाता है, एक प्रकार से प्रासंगिक बोध परीक्षण इसको आप कह सकते हैं। मॉर्गन मूरे ने 1935 में दिया था। इसमें 30+ एक कार्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा मोजेक परीक्षण, अब अधिकतर को पता नहीं मोजेक परीक्षण मार्गरेट लोवेनफील्ड ने दिया था, इंग्लैंड के थे, और इसमें 465 लकड़ी की छड़ें होती हैं, उनमें से एक आकृति डिजाइन बनानी पड़ती है, ये भी एक प्रक्षेपी विधि है। खेल परीक्षण ये जेएल मोरेनो ने दिया था, ये भी एक आपकी प्रक्षेपी विधि मानी जाती है। खेल विधि अलग होती है, खेल परीक्षण यहाँ अलग है। समाज मिति दी थी जेएल मोरेनो ने। एक वस्तुनिष्ठ विधि होती है, प्रक्षेपी विधि नहीं होती, जिसमें किसी भी समूह में से एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, तटस्थ व्यक्तित्व या तिरस्कृत व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। तो यहाँ प्रक्षेपी विधि कौन सी, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको उत्तर क्या करना है, 1 2 3, क्योंकि चौथा इसमें गलत दे रखा है, वो वस्तुनिष्ठ विधि होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अपन मापन, मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण पढ़ेंगे, ये तीनों टॉपिक का ये सबसे फेवरेट प्रश्न ये जरूर आता है। और ये 5 या 6 बिंदु इनको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक अच्छे अचीवमेंट टेस्ट की विशेषता पूछ ले, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता पूछ ले, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता पूछ ले, सब सेम बातें होती हैं साहब। देखिए यहाँ समझिए आप, पहला ऑप्शन विश्वसनीयता, अविभेदकारिता, आत्मनिष्ठता और वेदता, इनमें से कौन सी विशेषता है। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है कि प्राप्तांकों में अंतर नहीं आना चाहिए कि साहब धीर सिंह सर ने टेस्ट लिया, उनमें इतने नंबर आए तो वो किसी दूसरी जगह पे भी लिया जाएगा, मतलब स्थान और समय के परिवर्तन से उसके प्राप्तांकों में परिवर्तन नहीं आए, इसका मतलब वो टेस्ट विश्वसनीय होता है। अविभेदकारिता, विभेदकारिता विशेषता होती है, जबकि इसमें लिखा हुआ है अविभेदकारिता, मतलब जो अंतर करे वो विभेदकारी है, तो ये तो गलत हो गया, तो गलत है। आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं। आत्मनिष्ठता का मतलब जब आपने बीए की एग्जाम हुए, बीएड की एग्जाम हुए, एमए की एग्जाम हुए, जांचने वाला मूड अच्छा तो अच्छे नंबर दे देगा, राइटिंग अच्छी तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे, तो आत्मनिष्ठता है। अगले की जांच करता है कि मनोदशा का प्रभाव पड़ता है, वो आत्मनिष्ठता है। वेदता, वेदता का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसी उद्देश्य का मापन करता है, इसका मतलब वो टेस्ट वेद है कि भाई रेट का पेपर अध्यापक मनोवर्ती वाले बच्चों का चयन करता है, इसका मतलब वेद है, अन्यथा वो अवेद है। तो इसमें 2 विशेषताएं होगी, विश्वसनीयता और वेदता, बाकी दोनों गलत हैं, तो उत्तर सही क्या हो जाएगा, 1 व 4 दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, सृजनात्मक मापन से संबंधित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिएटिविटी पर एक प्रश्न जरूर आएगा, याद रखना, इसलिए मैंने क्रिएटिविटी पे हर पेपर में प्रश्न डाला है। क्रिएटिव बच्चे तैयार हो गए, मतलब एक प्रश्न रेट का हो गया। अब सृजनात्मक मापन से आजकल प्रश्न सृजनात्मक मापन पे बहुत आ रहे हैं, तो मापन संबंधित कौन कौन है, देखिए पहला ऑप्शन टोरेंस। टोरेंस को सृजनात्मक मापन का जन्मदाता माना जाता है। इनका टेस्ट था TTCT, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक टेस्ट थे। बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने किताब में पूरा विवरण डाल रखा है, अपनी अवनी मनोविज्ञान में पूरा पढ़ के जाना टोरेंस को किस किस का मापन करता है, कंप्लीटली पढ़ के जाना। गिलफोर्ड निश्चित रूप से संबंधित है, गिलफोर्ड और मेरीफील्ड ने परीक्षण बनाया था जिसमें संवेदनशीलता, मौलिकता, उत्पादकता, इन सब का मापन करता है। बाकर मेहंदी आया हुआ प्रश्न है, बाकर मेहंदी भारत के थे, 1973 में इन्होंने टेस्ट बनाया था जिसमें 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक परीक्षण थे। और चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें टर्मन। टर्मन का संबंध बुद्धि से होता है, क्रिएटिविटी से संबंध नहीं होता, तो ये ऊपर वाले तीनों संबंधित हैं, लेकिन टर्मन साहब संबंधित नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया, टर्मन इसमें गलत है। नेक्स्ट, एक बालक विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, वो बालक कौन सा होगा, ये प्रश्न आया हुआ है थर्ड ग्रेड में। नेगेटिव उत्तर है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। पिछड़ा बालक, सृजनात्मक, बाल अपराधी, मंदबुद्धि। उत्तर क्या हो जाएगा, जो विद्यालय, परिवार, समाज के खिलाफ कार्य करता है, समाज विरोधी कार्य, वो स्पेशली कौन करता है, बाल अपराधी। पिछड़ा भी करता है लेकिन स्पेशली बाल अपराधी, तो उत्तर क्या हो गया, बाल अपराधी। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित है, इसमें सुमेलित छांटना आपको कैसे, देखिए 4 प्रश्न आए हुए हैं। उच्च योग्यता पिछड़ा बालक, क्या उच्च योग्यता पिछड़े बालक में पाई जाएगी, नहीं, पिछड़े बालक में निम्न योग्यता पाई जाती है, इसलिए गलत है। ये क्या हो गया साहब, गलत हो गया। अंतर्व्यक्तिक संबंध उत्तम, मंदबुद्धि, ये प्रश्न 2016 रिट में आया हुआ है कि मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं, अंतर्व्यक्तिक संबंध इनके कमजोर नहीं होते, दोस्त बनाना चाहते हैं, कोई बने नहीं बने, तो ये प्रश्न आया हुआ है रिट में, याद रखना। इनके अच्छे होते हैं बट ये कोई बनता नहीं है इनका। विस्तारण की योग्यता, विस्तारण की योग्यता क्रिएटिव बच्चों की विशेषता होती है, ना कि समस्यात्मक, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। उत्पादकता विशेषता जो है वो किसकी है, सृजनात्मक बच्चों की है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुमेलित में
2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है, तो उत्तर क्या हो गया, 2 व 4 दोनों। ठीक है ना, 2 व 4 दोनों ये सही हो जाएगा उत्तर, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न, चिंतन के संबंध में गलत है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है और इस पर बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसको भी बहुत अच्छे से आपको समझना है चिंतन के बारे में। तो चिंतन के बारे में देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है, 2 प्रकार का चिंतन होता है, सवली यानी काल्पनिक, ठीक है, और यथार्थवादी चिंतन। ठीक है, ये जिक्वाडो और रूपन स्वतंत्र में बताए थे, मुख्य चिंतन 2 ही होते हैं, बाकी सामान्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। मानसिक प्रतिमा, तर्कना व समस्या समाधान प्रक्रिया। देखो, चिंतन में मानसिक प्रतिमा का प्रयोग होता है, लॉजिक का प्रयोग होता है, निर्णय का प्रयोग होता है और समस्या समाधान का प्रयोग होता है, तो ये भी सही है। प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता, निश्चित रूप से गलत है। चिंतन में संप्रत्य का, प्रतिमा का और प्रतीकों का प्रयोग होता है और भाषा का भी प्रयोग होता है, लेकिन भाषा अनिवार्य नहीं है, लेकिन संप्रत्य, प्रतीक और प्रतिमा लगभग होते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ये भी उत्तर सही है। तो यहाँ गलत कौन सा हो गया, तो गलत ये हो गया, प्रतीकों का प्रयोग नहीं होता, जबकि चिंतन में प्रतीकों का प्रयोग होता है। चारों प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है अवधारणा मानचित्रण, रॉबर्ट गेने है क्या? रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपान दिया था, अवधारणा मानचित्रण दिया था जोसेफ डी नोवेक। किसने दिया था? जोसेफ डी नोवेक ने अवधारणा मानचित्रण दिया था 1960 में। ठीक है, जोसेफ डी नोवेक। और ये निर्मितवादी अवधारणा है जिसमें विभिन्न वस्तुओं को रेखा चित्रों, छोटे बिंदुओं के माध्यम से समझाया जाता है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट गेने गलत है, याद रखना। समावेशी शिक्षा, निःशक्त बालक, निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा का संबंध होता है। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को और शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाने की अवधारणा है। सीटेट में बहुत प्रश्न आते हैं, किताब में बहुत अच्छा मैटर दे रखा है, देख लीजिएगा। अचेतना विप्रेरणा शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था, याद रखना। बच्चे सबसे अधिक प्रेरित होते हैं वो अचेतना विप्रेरणा से होते हैं, शौपन से। और संरक्षण की समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये भी सही है। संरक्षण की समझ होती है कंजर्वेशन, कि वस्तु के आकार रूप परिवर्तन होने से उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये संरक्षण की समझ। ये कई बार होता है ना, छोटे से बच्चे को आप देखोगे, पियाजे पे तो प्रश्न बहुत आते हैं कि मान लो कि वस्तु है, उस वस्तु को बड़े पात्र में डाल दिया तो वो कहेगा कम है, और छोटे से में डाल दिया तो कह देगा वो ज़्यादा है। ये चीज़ें वो पूर्व संक्रियात्मक में नहीं समझ पाता, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक में वस्तु के आकार, आयतन, लंबाई, चौड़ाई में परिवर्तन को समझना शुरू कर देता है, याद रखना। तो संरक्षण की समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझ बन जाती है उसकी, याद रखना। आगे देखिए, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो उत्तर क्या हो गया? रॉबर्ट गेने जो है वो इसका उत्तर क्या हो गया? एक प्रकार से गलत उत्तर हो गया, ये आपको समझना है। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न, असत्य कथन कौन सा है? मूल्यांकन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों रूप में होता है, निश्चित रूप से सही है। मूल्यांकन मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। मूल्यांकन मापन दोनों समान है, गलत है। मूल्यांकन मापन पहले होता है, मूल्यांकन बाद में होता है। मापन मात्रात्मक है, मूल्यांकन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों है। मापन जो है वो निर्धारित समय पे होता है, मूल्यांकन लगातार चलता है, तो समान नहीं है, दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, तो ये गलत है। मूल्यांकन ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक क्षेत्र में होता है, निश्चित रूप से होता है। मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया, डिसीजन देता है कि आपका आज तक मापन हुआ है, कितनी परसेंटेज आई वो मापन है, लेकिन मैं कह दूंगी कि आप टीचर बनने योग्य हुई, एक निर्णयात्मक प्रक्रिया, डिसीजन देने वाली प्रक्रिया। चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो मूल्यांकन के 4 प्रश्न आपके तैयार हो गए यहाँ पे। तो मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है, मात्रात्मक गुणात्मक है, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, तीनों क्षेत्रों में होता है, लेकिन समान है, ये बिंदु क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। एक्शन रिसर्च पे एक प्रश्न आएगा, बहुत सामान्य प्रश्न आएगा, मैं समझा भी दूंगा अलग से। पहला, स्टीफन एम कोरे 1953 में विद्यालय की कार्यविधि में सुधार करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, इस पुस्तक में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया, सही है। विद्यालय की समस्याओं की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्र की समस्याएं मौलिक अनुसंधान का विषय होती हैं, क्रियात्मक का अनुसंधान का संबंध नहीं होता, क्योंकि इसमें विद्यालय की स्थानीय समस्याओं का अध्ययन होता है। बाल व्यवहार की समस्याएं, चोरी करना, झूठ बोलना, विद्यालय से भाग जाना, होमवर्क नहीं करना, गलतियां जो भी करना, वो सब समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो यहां संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा, बता दो आप? राष्ट्र की समस्या गलत है। और थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं क्योंकि आज पेपर हो जाएगा ये। 29 नंबर का प्रश्न है, सत्य कौन सा है? रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों होती है, ये शानू। रुचि जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है, लेकिन मेस्लो ने से व्यक्तिगत अर्जित कर कहा था। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, याद रखना, जीवन का प्रारंभिक व सरल मानसिक अनुभव है। कोई भी चीज़ को अपन महसूस करते हैं वो संवेदना है। दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध, स्वाद, मांसपेशी और शारीरिक संवेदना, ये संवेदना के प्रकार होते हैं। अभिक्षमता जन्मजात होती है, याद रखना। एप्टीट्यूड को मनोविज्ञान में जन्मजात माना गया है, अभिवर्ती को अर्जित माना गया है। तो योग्यता, दक्षता, इसको जन्मजात माना गया है, बाकी कुछ किताबों में दोनों भी माना गया है।
सामाजिक अधिगम प्रत्यक्ष अधिगम होता है। सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बांडुरा का अधिगम था, जहां बच्चा दूसरों को देखकर सीखता है, खुद से नहीं दूसरों को देखकर सीखता है, तो ये प्रत्यक्ष अधिगम होता है। ये भी सही है। तो इसमें से सही बात क्या है? सभी सत्य हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी सत्य हैं। 30 नंबर का प्रश्न, अंतिम प्रश्न है अपना, सामाजिक सही कौन सा है? सामाजिक निर्मितवाद, जेरोम ब्रूनर। उत्तर सही है क्या? नहीं। देखिए, निर्मितवाद के 3 प्रकार होते हैं, सामाजिक निर्मितवाद, संज्ञानात्मक निर्मितवाद और मौलिक निर्मितवाद। सामाजिक निर्मितवाद के प्रतिपादक वाइगोत्स्की थे, संज्ञानात्मक निर्मितवाद के प्रतिपादक जीन पियाजे थे, और मौलिक रचनावाद के प्रतिपादक ग्लेसरफील्ड थे। ठीक है, तो यहाँ जेरोम ब्रूनर उत्तर गलत है। स्पेशली कौन आएगा? वाइगोत्स्की। 16 पीए प्रश्नावली किसने दी थी? केटल ने दी थी क्या? निश्चित रूप से केटल ने दी थी। व्यक्तित्व के 16 कारक जन्मजात वर्जित प्रेरक थॉमसन ने बताए थे कि नहीं, मेस्लो ने बताए थे, तो ये भी गलत है। एमूट चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, गलत है। एमूट चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था नहीं, 12 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था वाले में पाए जाते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? सही 16 पीए प्रश्नावली। ये 30 प्रश्न थे, इनके माध्यम से हमने आज तीसरा मॉड्यूल पेपर अभ्यास कर लिया है। निश्चित रूप से आपको फायदा हुआ होगा, और आप बता दीजिएगा स्पीड ज़्यादा होगी तो और धीमी कर लेंगे, बस वीडियो की अवधि ज़्यादा बन जाती है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।